सी Yes, ma'am. है ना, जॉब पोस्टिंग वाली पॉइंट पे थे ना। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में प्रमोशन इज द वन वे, I mean it is one of the ways. Transfer is also one of the ways to internally recruit employees. And job posting मतलब वैकेंसी ऑनलाइन, सॉरी, वैकेंसीज को नोटिस के थ्रू अनाउंस करना, ठीक है, जॉब ओपनिंग्स के लिए। रिकॉल ऑफ रिटायर्ड और एक्स एम्प्लॉयज, मतलब जो रिटायर्ड और एक्स एम्प्लॉयज हैं आपके, एक्स मतलब पहले जो काम करके निकल चुके हैं आपकी कंपनी से, उनको रिकॉल करना। जैसे बोलना कि हम आपको ये पोस्ट पे इस सैलरी पे हम आपको फिर से अपॉइंट करना चाहते हैं, ठीक है। वो तभी होता है जब बहुत अच्छा एम्प्लॉय होता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय रेफरल्स, ये तो मेन होता है आपका रिक्रूटमेंट एम्प्लॉय रेफरल। अभी अभी HDFC में हमने पढ़ा 30% ऑफ रिक्रूटमेंट एम्प्लॉय रेफरल्स के जरिए होती है, ठीक है। मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, वो जिनको रेकमेंड करेंगे, रेफरेंस देंगे, उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाता है इस केस में। स्किल्स इन्वेंट्रीज, मतलब आपके पास अगर स्किल्स ज़्यादा हैं, जो पर्टिकुलर एक स्किल हमको चाहिए और वो आप में है, तो इंटरनली हम एम्प्लॉयज़ को उनका स्किल्स रिकॉग्नाइज करके पोस्ट पे उनको ला सकते हैं, जिस पोस्ट पे वैकेंसी है। ओके, तो अ न्यू डेवलपमेंट इन दिस एरिया इज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैंने आपको बताया ना, अभी तो पूरा सब कुछ सॉफ्टवेयर के जरिए मैनेज होता है। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट क्या आई हुई है, HRIS, मतलब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है ये, जिसमें आप पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटराइज सिस्टम में ही मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी तो आपको स्किल्स चाहिए ना, आपको स्किल्स होनी चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर मैनेज कैसे करना है, कैसे चलाना है, कौन सी इंफॉर्मेशन किस टाइम पे अपलोड होनी चाहिए सिस्टम में, तो इसका भी तो आपको स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। तो HRIS डिज़ाइन किया गया है टू क्विकली फुलफिल द पर्सनल इंफॉर्मेशन नीड्स। मतलब अभी उतना टाइम नहीं होता है कि एक एक न्यूज़ लेटर न्यूज़ में डालकर फिर जॉब वैकेंसीज के लिए वेट करो, एप्लीकेंट्स के लिए वेट करो, फिर इंटरव्यू कंडक्ट करो। तो अब क्या होता है, सीधा पूरा सिस्टम में डाल दिया जाता है, ठीक है। वो खुद ही सर्कुलेट हो जाएगा न्यूज़ लेटर्स के फॉर्म में, ओपनिंग्स के ज़रिए, जॉब ओपनिंग्स बताने के लिए लोगों को ये खुद ही ओपन हो जाता है, ठीक है, सिस्टम के जरिए। इट परमिट्स द ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रैक मोस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एम्प्लॉय। तो जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर कर चुके हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो इंटरव्यू में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो गई। कौन सी? एम्प्लॉयज़ के बारे में, जॉब्स के बारे में, ठीक है। आपको जब चाहिए आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, मतलब आप अपने पास उसको रिकॉर्ड में रखने के लिए उसको निकाल सकते हो, सिस्टम में से निकालना इज नोन एज रिट्रीव करना, एज एंड व्हेन नीडेड, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो HRIS इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर स्टोरिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट का इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग का इंफॉर्मेशन, कॉम्पेंसेशन का इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय का जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप उसमें अपलोड करके रख सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं अगर मैंने इंटरनल सोर्सेज के थ्रू एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया तो? फेमिलियरिटी, सबसे पहले तो मुझे जानकारी है, ऑलरेडी फेमिलियर हूँ मैं अपने एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। कोई नया बंदा आके काम नहीं करने वाला है। आई नो हाउ माई एम्प्लॉय इज, ठीक है, एक्टिव है कि बहुत लेजी है, पता है मुझे। सेविंग कॉस्ट एंड टाइम, टाइम नहीं लगता ना ज़्यादा, क्योंकि हम अपने एम्प्लॉयज़ में से किसी को उठाकर किसी को प्रमोट करके किसी को ट्रांसफ़र करके रिक्रूट कर रहे हैं। सो कॉस्ट भी बचता है ज़्यादा, मतलब इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने का कॉस्ट, खर्चा, ये सब नहीं होगा और टाइम भी कम लगेगा। ग्रेटर मोटिवेशन, बट एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेशन मिलती है, क्यों? क्योंकि हमको ही सिलेक्ट करके हमको ही प्रेफरेंस ज़्यादा दिया गया वैकेंसीज़ के लिए। तो ये एम्प्लॉयज़ को भी तो मोटिवेशन मिलती है ना, जिसकी वजह से उनका मोरल बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोटिवेशन से क्या बढ़ता है? मोरल। मोरल का मतलब उनका उनका जो एंथुसियाज्म है ना काम करने का, वो बढ़ता है। उनको बहुत अच्छा लगेगा फिर कंपनी में काम करना। दे विल वर्क कंसिडरिंग कंपनी एज इट्स ओन फैमिली। समझ में आ रहा है? अपना अपना घर को कैसे हम चलाते हैं बहुत ध्यान से, अच्छे से,
इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, है ना, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही चीज़ें बनाकर वी कीप इट, राइट। तो वैसे ही हम अपनी कंपनी को भी बड़े ध्यान से चलाते हैं। देन उसको बोलते हैं मोरल बढ़ना, मतलब हमारा जो एंथुसियाज्म है ना वो बढ़ता है, एंड वी थिंक वी आर पार्ट ऑफ अ फैमिली, एंड कंपनी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, we think we are part of company and company is also a part of us, right? ये it comes through morale। अगर आपका मोरल बढ़ेगा तो रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है छोड़ के जाना, छुट्टियां करना, बहुत मतलब छोड़ के जाना बेसिकली टर्नओवर। तो क्योंकि आप डिससेटिस्फाइड हो तो कंपनी को छोड़ दोगे, लेकिन अगर आपको इंटरनली जॉब में प्रमोशन दी गई, हायर लेवल पे डाल दिया गया आपको, आपका टैलेंट देखकर, तो आप कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो रिड्यूसेस टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज का छोड़ के जाना वो कम हो जाता है। क्योंकि जिस कंपनी के एम्प्लॉयज भी बार बार छोड़ के जाएंगे, बार बार रिक्रूटमेंट करना, बार बार सिलेक्शन करना, उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना। उतनी देर के लिए आपका वो पोस्ट खाली है तो काम भी रुक जाएगा कंपनी का, प्रोडक्शन रुक जाएगी, काम रुक जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर्स भी डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आप टाइम पे हमको प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं करते, ठीक है। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपके एम्प्लॉयज कंपनी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, आप कंपनी के ज़रिए आपकी लॉयल्टी और कमिटमेंट बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया ना, तो कंपनी की तरफ आपका आपका जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो बढ़ता है कि मैं जानती हूँ मेरी कंपनी मुझे कभी निकालेगी नहीं। देखो अभी जैसे ये वायरस का टाइम आया, कोरोना वायरस, आप जानते हो सारे बिजनेसेस डाउन हो गए, तो अपने एम्प्लॉयज को भी निकाल रहे हैं वो लोग। इतनी विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं, है ना, 50% सैलरी पे काम करवा रहे हैं। सो बिकॉज वो ठीक है, वो समझ में आ गया कि रिसेशन हो गया, इतना ज़्यादा इकोनॉमी में क्राइसिस आ गए। लेकिन बट स्टिल अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मतलब आप जॉब से निकाल दे रहे हैं, तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है ना, उनको सिक्योर जॉब नहीं है। समझ में आ रहा है? तो लॉयल्टी एंड कमिटमेंट कैसे बढ़ेगा? अगर एम्प्लॉय जानता है मैं सिक्योर्ड हूँ, तो ही तो वो कमिटमेंट देगा कंपनी में जॉब करने की या अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने की। लॉयल होगा ना वो, टाइम से सब चीज़ें पूरी करेगा, ठीक है। यस, व्हेन यू नो यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड एंड प्रमोटेड, लॉयल्टी आल्सो इंक्रीजेस। वेरी गुड पॉइंट हलीमा, ठीक है। तो अभी देखो लिमिटेशंस, ये सारे एडवांटेजेस थे इंटरनली जब हम रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज को। लिमिटेशंस क्या है? फ्रेश टैलेंट, नहीं मुझे फ्रेश टैलेंट नहीं मिलता है ना। देखो मेरी बात समझो, एग्जाम्पल ले लो आप, मैं ऑलरेडी कहीं काम कर रही हूँ, किसी एम्प्लॉई, एज एन एम्प्लॉई मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरे सारे आइडियाज, नॉलेज, मेरी सारे जो सब जो क्या बोलते हैं स्किल्स हैं, वो तो ऑलरेडी कंपनी को पता है, वो ऑलरेडी कंपनी को सब पता है मेरे स्किल्स कैसे हैं, ठीक है। मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ वो आइडियाज़, वो नॉलेज मैं यूज़ कर चुकी हूँ। लेकिन लेकिन जो मेरी बाद वाली जनरेशन है, जब तक कंपनी उनको हायर नहीं करेगी तब तक न्यू आइडियाज़, न्यू नॉलेज, न्यू इनोवेटिव मीन्स न्यू, तो वो कैसे आएगा? आ रहा है समझ में? तो न्यू, हर एक पर्सन में ना अलग स्किल्स होती है। Every person possesses different skills, maybe new but different। So different चीजों से ही तो इनोवेटिव चीजें बनती है ना, समझ में आ रहा है? सो जब तक आप फ्रेश टैलेंट नहीं लोगे तब तक न्यू आइडियाज, न्यू नॉलेज, न्यू एंथुसियाज्म आपको नहीं मिलेगा। रेस्ट्रिक्टेड चॉइस, अच्छा आपके पास चॉइस जो है ना वो रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटरनली हायर कर रहे हो लोगों को, तो आपके पास तो है ही कुछ 150 एम्प्लॉयज, मतलब सिर्फ 150 की आपकी चॉइस है। इन्हीं 150 लोगों में से आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एम्प्लॉय को पिक करके हायर करना पड़ेगा दूसरी पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आप एक्सटर्नली हायर करोगे तो आपके पास 15,000 लोग, 10,000 लोग, एंड 5,000 पीपल कैन कम टुगेदर। आ रहा है समझ में? एक पोस्ट के लिए जब आप एक्सटर्नली अप्लाई करोगे, सॉरी एक्सटर्नली कंपनी डालती है, जब एक्सटर्नली कैंडिडेट्स को हायर करती है, तो उनके पास लाखों लोग आते हैं। 500 लोगों की जगह पे आपके पास 5,000 लोग होंगे। तो आप चॉइस करने में बहुत, आपके पास चॉइसेस है ना। हम देखो दो चीजें होंगी, समझो आप मार्केट में जा रहे हैं कोई चीज खरीदने,
उसकी वैरायटी सिर्फ 2 है तो आपको लगेगा सिर्फ 2, नहीं नहीं चलो कहीं और देखते हैं जहाँ पे वैरायटी हो, है ना। तो वैरायटी में से जो आप बेस्ट जो आपको लगता है वो आप चूज करते हो, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा फीचर्स हो, जिसमें सबसे ज्यादा क्वालिटीज हो। तो वैसे ही कैंडिडेट्स भी अगर ज्यादा होंगे तो मुझे ज्यादा चॉइसेस मिलेंगे ना, किसकी सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन अच्छी है, किसमें सबसे ज्यादा स्किल्स हैं, है ना। ज्यादा चॉइसेस, ज्यादा आइडिया, ज्यादा नॉलेज, तो वो मैं चेक करूंगी ना कि किसमें सबसे ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, बेशक वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, आई नो, बट रेस्ट्रिक्टेड, हम लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं, तो लिमिटेशंस में रेस्ट्रिक्टेड चॉइस मतलब आपका, अगर इंटरनली हायर कर रहे हो तो कैंडिडेट्स तो आपके पास रेस्ट्रिक्टेड हो गए, क्योंकि जितने एम्प्लॉयज हैं उतने ही कैंडिडेट्स आप रिक्रूट करना चाहोगे। अनअवेलेबिलिटी ऑफ द टैलेंट, न्यू टैलेंट, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए न्यू टैलेंट, मतलब आपके पास न्यू कोई टैलेंट नहीं है, सब वही वही सेम सेम, ठीक है, जो आपके पास ऑलरेडी कंपनी में है। फेवरेटिज्म, हाँ ये बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा। फेवरेटिज्म, ये एम्प्लॉय मुझे पसंद है, बायसनेस बोलते हैं ना जैसे, पार्शियलिटी, कि ये एम्प्लॉय मुझे पसंद है, ये एम्प्लॉय नहीं पसंद है। या फिर बहुत सारी कंपनीज में आप देखो लड़कियों को ज़्यादा चांस दिया जाता है, लड़कों को कम, है ना। या फिर कोई ऐसा मेल है तो वो फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफर करेगा, मेल्स को कम, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, बायसनेस, जबकि नॉलेज ज़्यादा देखा जाए तो पर्टिकुलरली इसमें है, बट मैंने इसको सिलेक्ट किया बिकॉज आई लाइक हिम एंड आई लाइक हर। समझ में आ रहा है, ये दिस इज माई फेवरेट एम्प्लॉय। वो हमेशा हाँ जी करता है पर काम करता नहीं है, वो हाँ जी करता है ना। सो इट्स लाइक वो पीछे पीछे पड़ के नॉल, सिर्फ बातों में एम्प्लॉयर को खुश करना, समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए मेरा एम्प्लॉयर मुझे पसंद करता है। सो फेवरेटिज्म मतलब बायसनेस। ओके, सो डिसकंटेंट, नेक्स्ट इज डिसकंटेंट, मतलब डिसकंटेंट मतलब जिसको आपने सिलेक्ट नहीं किया वो तो सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, वो तो एम्प्लॉय खुश ही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, रिचा ने सही लिखा है, चमचा। ओके, ओके, डिसकंटेंट का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटमेंट में जनरेट अमंग एम्प्लॉइज हु अप्लाइड फॉर एन ओपनिंग बट वर नॉट सिलेक्टेड। आया समझ में, मतलब जैसे एग्जांपल ले लो आप, जैसे मैंने भी अप्लाई किया था पोस्ट के लिए, मैं इंटरनली कंपनी की इंटरनल एम्प्लॉय हूँ, और मैंने भी अप्लाई किया था फर्दर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी, क्योंकि कंपनी तो इंटरनली हायर कर रही है, तो पर मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो मैं तो डिससेटिस्फाइड हो जाऊंगी, डिसकंटेंटमेंट, मतलब मेरे अंदर वो डिससेटिस्फैक्शन रह जाएगी कि कंपनी डिड नॉट चूज मी, व्हाई, है ना। सो हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये थे आपके कुछ एग्जांपल्स किसके, इंटरनल, सॉरी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब आते हैं एक्सटर्नल सोर्स, मेरे ख्याल से ना हम एक्सटर्नल सोर्स करते हैं। ओके, offline, am I audible guys? Yes, am I audible? यस मैम। तो ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा, मुझे ऑफलाइन दिखा रहा हाँ है, मैम। इसको क्या हो गया, couldn't preview the file, couldn't preview, there was a problem belong loading this, okay हो गया, लोड हो गया ना। आवाज ठीक से आ रही है सबको? हाँ मैम, आवाज आ आ रही रही है ना, है। ठीक है, ठीक ठीक। जस्ट लेट मी सी हाउ फार वी नीड टू गो। एडवांटेजेस, ओके, तो हम लोग है ना यहाँ तक पूरा करते हैं आज, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। जस्ट लेट मी कम बैक टू दैट पेज। ये हमने सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कर लिए। अब आ जाओ एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। Organizations turn to external sources of recruitment when internal sources fall short. जब आपको लगता है कि नहीं एम्प्लॉय से, मतलब जो मेरी वैकेंसी है वो इंटरनल सोर्सेज से फुलफिल नहीं होगी, कम पड़ जाएंगे लोग, तो हम जाते हैं एक्सटर्नल सोर्स में। एक्सटर्नल मतलब बाहर, पब्लिक को इनवाइट करना, अब जो मेरी कंपनी से जुड़े हुए नहीं है, न्यू रिक्रूटमेंट करना।
ठीक है। न्यू ऑर्गेनाइजेशन रिलाई लार्जली ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज। अभी जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो उनके पास तो एक ही ऑप्शन होता है ना, एक्सटर्नल, क्योंकि वो नई नई ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तो सेटअप ही नहीं हुई है। ठीक है, अभी अभी न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, अभी जस्ट मार्केट में एंटर हुए हैं, तो उनके पास तो एक्सटर्नल सोर्स ही होगा ना, उनके पास इंटरनल सोर्स होगा कहाँ से? उनके पास तो एम्प्लॉयज ही नहीं है। However, even well-established organizations turn to external sources when candidates with desired skills, knowledge, qualifications are not available in the organization. जब आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में वैसे लोग नहीं है जैसे आपको चाहिए, वैसी स्किल्स नहीं है, वैसा नॉलेज नहीं है, वैसी क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो वेल नोन वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, वो भी एक्सटर्नल सोर्स को सिस्टम को अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को। अभी देखते हैं एक्सटर्नल सोर्स कैसे होते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट, अभी जैसे आईआईटी, आईआईएम, जो बड़े बड़े आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस देखोगे ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो तो बहुत अच्छा सोर्स होता है, बहुत अच्छा। जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस, अभी अपना भी तो कॉलेज है जो प्लेसमेंट देता है। सो जो कंपनी है वो स्टूडेंट्स को हायर करती है कॉलेजेस के थ्रू, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज के थ्रू, कॉलेजेस के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या है, ये बाहर के स्टूडेंट्स को अपने कंपनी में लेकर आना, तो ये बाहर का ही सोर्स हो गया ना, उसे कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। जैसे अपने कॉलेज में होता है, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है इसमें, कैंपस इंटरव्यूज में। Many educational institutions have placement departments। जैसे अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अपना कॉलेज है, तो अपने को प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है ना, जो डीपी सर मैनेज करते हैं। सो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हु फॉरवर्ड देयर नेम्स ऑफ ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स टू इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब जैसे आप ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट हो, अभी अब जस्ट ग्रेजुएट करने वाले हो, तो आपको बोला जाएगा आप रजिस्टर कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जॉब्स में। फिर आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो आपकी सारी जानकारी प्लेसमेंट ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाएंगे और आपके साथ कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, सो इट इज थ्रू कॉलेज कैंपस इंटरव्यू। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट डाल दिया आपने जर्नल्स में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, बड़े न्यूज़ लेटर्स में। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डाल दिया आपने फॉर क्वालिफाइड एप्लीकेंट, सो दैट आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स आए। ठीक है, वाइड सर्कुलेशन किया आपने। वाइड मतलब जैसे रेडियो, न्यूज़पेपर्स, या फिर आजकल टीवी चैनल्स पे। ठीक है, तो उसके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। उसे कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स, मतलब जहाँ से आपको बाहर की पब्लिक अप्रोच करेगी, मतलब यू कैन अप्रोच आउटसाइड मार्केट ऑल्सो। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज का मतलब होता है, अभी जैसे आपकी कंपनी है, ठीक है, आपको टाइम नहीं है एडवर्टाइजमेंट करवाने का या फिर इंटरव्यूज कंडक्ट करवाने का, तो अब क्या, अब है ना, आप किसी को ये काम आउटसोर्स कर देते हो। आउटसोर्स मतलब आपने किसी को काम दे दिया कि आप देखो कैसे मेरे एम्प्लॉयज़ को हंट करना है, ढूंढना है, सर्च करना है, कौन सा एम्प्लॉय, कौन सी पोस्ट खाली है, कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप देख लो। तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। एजेंट मतलब आपके वो एजेंट बन जाते हैं जो आपकी कंपनी में रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को सारे उनके सारे फंक्शंस वो कैरी करते हैं। These firms carry out all the functions of recruitment and selection and provide the organization with candidates as per their requirements। आ रहा है समझ में? फास्ट तो नहीं जा रही हूँ? इज इट क्लियर एवरीबडी? नो मैम, समझ रहा है। समझ रहा है ना? ठीक। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिकमेंडेशन। नाउ सी, दिस इज अ वेरी 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 गुड सोर्स एंड वेरी सिंपल सोर्स ऑफ हायरिंग एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी। अभी करंट एम्प्लॉय ने रेकमेंड किया कि ये मेरा पर्टिकुलर फ्रेंड है, इसको आप हायर कर सकते हो, पर वो फ्रेंड तो बाहर आउटसाइड है ना, आपकी कंपनी से जुड़े हुए थोड़ी है। देखो इंटरनल में क्या था, कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज को हम पोस्ट देते हैं, जो वैकेंट पोस्ट होती हैं, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड ऑल। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके एम्प्लॉयज किसी और के लिए रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ठीक है, प्रोफेशनल बॉडीज, हाँ बाहर से, वेरी गुड।
आउटसाइड से, ठीक है। प्रोफेशनल बॉडीज लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी मेंटेन अ गुड क्वालिफाइड पर्सन्स, रिकॉर्ड ऑफ क्वालिफाइड पर्सन्स। अब ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये इंस्टीट्यूट्स है, इनके पास तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लोग पढ़ के निकले हैं, क्वालिफाइड होके निकले हैं, तो उनके तो रिकॉर्ड्स इनके पास होते ही हैं। तो ये रिकॉर्ड दे देते हैं किसको? ऑर्गेनाइजेशंस को, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्रोच सच बॉडीज टू मीट देयर स्पेसिफिक नीड्स। मतलब अब ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे, बोलेंगे आप अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दीजिए, हम उनको फ़ोन कॉल्स करेंगे या उनको पर्सनली ईमेल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको अगर ऐसी जॉब की नीड है तो आप इनवाइटेड हैं, ठीक है। तो थ्रू थ्रू प्रोफेशनल बॉडीज भी हम मतलब कंपनीज अप्रोच कर सकते हैं आउटसाइड पब्लिक को। डेप्यूटेशन, डेप्यूटेशन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, जो इन डेप्यूटेशन द सर्विस ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन आर बोरोड फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। सपोज अभी एक मेरी नेबरिंग कंपनी है, मेरी फ्रेंड कंपनी है, ठीक है, कॉम्पिटिटर नहीं, इसमें कॉम्पिटिटर से मैं काम नहीं चलेगा। कॉम्पिटिटर का एम्प्लॉय अगर मैं ले लूँ तो ये तो मेरे ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा। नहीं, वैसे नहीं कर सकते हम। जो हमारी फ्रेंड कंपनी है या फिर नेबर कंपनी है, सपोज बहुत वेल रेप्यूटेटेड कंपनी है, तो अगर उस कंपनी का एम्प्लॉय बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड है, उसको मैंने कुछ टाइम पीरियड के लिए बोरो कर लिया, क्योंकि क्योंकि मुझे मुझे एक्सपीरियंस चाहिए उस चीज़ के लिए, मुझे लोगों को ट्रेन करना है। जो आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है, बिकॉज ऑफ योर लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस, आप मेरे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करके जाइए, सिखा कर जाइए। So something like that, deputation. Poaching. Poaching means attracting talented and competent person from rival organization. बट ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, अगर वो आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कोर्ट केस भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप राइवल मतलब कॉम्पिटिटर्स, अगर आप कॉम्पिटिटर के ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो दायरे बने हुए हैं, उनमें रहते हुए आप कर सकते हैं। जैसे उनको ऑफर करना ज़्यादा सैलरी, हाँ ये लीगल है। ये एक तरीका सही है कि आप, ठीक है, आप एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ को बुलाना चाहते हो, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को बुलाना चाहते हो, तो आप उनको मेल कर दो कि हम आपको इतनी सैलरी दे रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में जॉब करेंगे, वो कंपनी छोड़कर हम आपको इतनी पोस्ट पे दे, डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट, आप वहाँ पे मैनेजर है तो यहाँ पे आप चीफ मैनेजर बन जाएंगे। वर्किंग कंडीशन ज़्यादा अच्छी दे रहे हो, एडिशनल पर्क्स दे रहे हो, कार दे रहे हो, घर दे रहे हो फ्री में। समझ आ रहा है कि नहीं? बट ये ना अनएथिकल नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादातर देखा गया है कि अनएथिकल होता है। अनएथिकल क्यों होता है? बिकॉज पोचिंग इज कंसिडर्ड टू बी अनएथिकल एज एम्प्लॉय ऑफन कैरी विद देम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट कुड हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ देयर फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्योंकि अब एम्प्लॉय मेरे पास काम कर चुका है, एग्जाम्पल, तो मेरी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उसको पता है, तो अगर वो कॉम्पिटिटर की कंपनी में चला गया तो वो मेरी सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देगा। सो पोचिंग को अनएथिकल प्रैक्टिस माना गया है, बट स्टिल सम टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए, there are some terms and conditions that you need to follow for approaching public through poaching, approaching new talented employees through poaching. Unsolicited or casual applications. अब इसका क्या मतलब होता है? अनसॉलिसिटेड और कैजुअल एप्लीकेशंस मतलब often organization receives unsolicited applications for job through telephones, letters, emails और walk-ins. कभी कभी अनसॉलिसिटेड मतलब बोला हुआ नहीं था, अनाउंस किया हुआ नहीं था, बट ऐसे ही, मतलब अभी जैसे मुझे जॉब की नीड थी बट ओपनिंग नहीं था, मैं ऐसे ही कंपनी में चली गई और बोल दिया कि अगर आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अनसॉलिसिटेड, अनइनवाइटेड, कुछ ऐसा हो जाए, टेलीफोन्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, हम ईमेल्स के थ्रू हम अप्लाई कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट थ्रो सच एप्लीकेशंस, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? उन्हें संभाल के रखती है रिकॉर्ड्स के लिए, फिर जब जरूरत पड़ती है तब उन्हें कॉल करती है। ये भी एक तरीका है एक्सटर्नल का।
ई रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, अभी जैसे लिंक्डइन है वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ही तो है। लिंक्डइन के जरिए आपने अपने आपने मार्केटिंग किया कि मेरी जॉब वैकेंसीज हैं, इतना इतना आपको पे मिलेगा, ऐसी क्वालिफिकेशंस चाहिए, जो भी जॉब सीकर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. These are types of external. Please mind, these are types of external. So external में पहले क्या था? कैंपस रिक्रूटमेंट, मतलब जैसे आपके कॉलेज के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट मतलब न्यूज़पेपर्स के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू। एजेंसी मतलब एजेंट आप अपॉइंट कर लेते हो जो आपका सारे ये फंक्शंस कैरी ऑन करते हैं आपके प्लेस पे, आपके बिहाफ पे। एम्प्लॉय रिकमेंडेशन रेफरल के जरिए। प्रोफेशनल बॉडीज़ के जरिए जैसे ICAI, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। डेप्यूटेशन, एक्सपीरियंस्ड वेल एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ दूसरी कंपनीज की, उनको थोड़े टाइम के लिए आप व्हाट टू से फिक्स पीरियड के लिए मतलब बोरो बोल सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए हायर करते हैं उनको। पोचिंग अनएथिकल एफर्ट्स हैं ये कंपनी के, बट स्टिल ये आप टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करते हुए राइवल कंपनी के एम्प्लॉयज को अप्रोच कर सकते हो। अनसॉलिसिटेड और कैजुअल एप्लीकेशंस मींस, am I audible guys? This is showing me offline. Yes, am I audible? Guys, am I audible? आवाज आ रही है ठीक से सबको? Yes. सॉरी, वो नेटवर्क कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम है। जस्ट अ मिनट, लेट मी कम टू दैट पेज। ओके, सो हमने ये एक्सटर्नल सोर्सेज के टाइप्स किए। एम्प्लॉय रिकमेंडेशन, प्रोफेशनल बॉडीज, डेप्यूटेशन, पोचिंग एंड अनसॉलिसिटेड और कैजुअल एप्लीकेशंस, मतलब इनवाइटेड नहीं है और ऐसे ही आ गए। फिर ई रिक्रूटमेंट और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, जैसे मैंने लिंक्डइन का एग्जांपल दिया। एडवांटेजेस क्या हैं? लेट्स सी। आवाज ठीक से आ रही है ना? यस, एम आई ऑडिबल क्लियरली? Yes, am I audible? Yes, ma'am. Okay, so let us just have a look on all the advantages. The organization is able to reach a wider and geographical dispersed audience. मतलब जो अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग टाउन्स में, अलग अलग प्लेसेस पे जो लोग रहते हैं, जोग्राफिकल डिस्पर्स मतलब जो जोग्राफिकली एरिया को देखकर वाइडर आप रीच हो सकते हो, मतलब आपका जो अप्रोच है वो वाइडर हो जाएगा। मतलब कम लोगों को आप इनवाइट नहीं कर रहे हो, ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है तो एक्सटर्नल सोर्स इज द बेस्ट मेथड। इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। हाँ, ये मतलब ये जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो मैम सकता है। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रहा है? अभी आवाज़ आ रहा है? अभी ठीक है आवाज़? Yes, ma'am. 1 minute, otherwise let me change the connection. अभी ठीक है? अब आवाज़ आ रहा है? यस, आ रही है आवाज़ ठीक से? Come on, let me know. Is it clear? हाँ मैम अभी आ रही है। आ रही है ना? ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ओके। ये कुछ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। जब भी हमने अभी पढ़ा ना ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस। तो ऑर्गेनाइजेशन कैन रीच वाइडर एंड जोग्राफिकल डिस्पर्स्ड एरिया। ऑनलाइन में तो देखो कुछ नहीं होता है, ऑनलाइन में तो आप कहीं पे भी बैठे हुए कहीं पे भी रीच हो सकते हो ना। सो इट्स लाइक जोग्राफिकल डिस्पर्स्ड एरिया में
जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड ऑडियंस है, जो बहुत फैली हुई ऑडियंस है, वहां तक आप रीच हो सकते हो। आपको आउट ऑफ इंडिया में अप्लाई करना है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो घर बैठे बैठे। सो इट इज जोग्राफिकल डिस्बर्समेंट। नो, मैं यहाँ इंडिया में बैठी हूँ एंड अप्लाइंग इन ऑनलाइन, अप्लाइंग फॉर द जॉब इन लाइक आउटसाइड कंट्री। सो बिकॉज वो फिजिकली तो नहीं हो सकता है, सो ऑनलाइन। सो इट इज़ अ बेनिफिट फॉर ऑनलाइन। ठीक है, इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। इट डेमॉन्स्ट्रेट द बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। यस, आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज डेमॉन्स्ट्रेट हो जाता है, मतलब आपको एटलीस्ट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होता है। तो आपको पता है, मतलब जो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनीज को पता है इनको ज़रूर बेसिक नॉलेज तो है ही कंप्यूटर्स का, तभी तो वो अप्लाई कर रहे हैं ना ऑनलाइन। ठीक है, मतलब ये भी एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस क्या है ऑनलाइन करने के थ्रू? मैनी एप्लीकेशंस रिसीव्ड थ्रू ई रिक्रूटमेंट्स आर इररेलेवेंट। कभी कभी वो इररेलेवेंट भी होते हैं, ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, मेरी क्वालिफिकेशंस उतनी नहीं है जिसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया। ऑफन सूटेबल कैंडिडेट्स आर डिसक्वालीफाइड। कभी कभी हम शॉर्टलिस्ट करते समय ना, जो जो वर्दी एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको हम डिसक्वालीफाई कर देते हैं। There are security concerns about sending personal data through internet। अभी इंटरनेट में तो आपने अगर पर्सनल की डेटा भेज दी तो पता नहीं अब सिक्योर्ड है कि नहीं है वो डेटा। ठीक है, फिजिकली आपने किसी को दिए तो पता है सिक्योर्ड है, लेकिन इंटरनेट के जरिए दिए तो वो तो फैल भी सकती है, आई मीन वायरल हो सकती है वो इंफॉर्मेशन। सो वो भी, मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स के थ्रू देखा जाए तो सही नहीं होता है, वो डिसएडवांटेज है। अब हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। ये कौन से थे? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। अब जो एडवांटेजेस है एक्सटर्नल सोर्सेज की, वो क्या थे? न्यू टैलेंट को अप्रोच कर सकते हो आप। ठीक है, न्यू आइडियाज, न्यू जनरेशन को अप्रोच कर सकते हो। वाइडर चॉइस होगी आपके पास, बहुत सारे लोग आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने को आएंगे, सो दैट यू कैन चूज द बेस्ट वन आउट ऑफ देम। Maintain balance, gap between the talent that it has and that which it does not have। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी गैप को फुलफिल कर सकते हो। कौन सी गैप को? इनोवेशंस की गैप को। जो पुराने लोग हैं उसमें, उन लोगों में इतना नॉलेज नहीं है, बट अभी जो न्यू जनरेशन है उनमें नॉलेज, आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज हैं। सो यू कैन ब्रिज द गैप बिटवीन द टू। स्टार्टअप कंपनीज के लिए तो बहुत अच्छे है। जो स्टार्टअप कंपनीज है, जो न्यू कंपनीज है, उनके लिए तो ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत बढ़िया सोर्स है, बिकॉज उनके पास तो एम्प्लॉयज होते ही नहीं है ना, होते भी हैं तो कुछ 4-5। ठीक है, आई मीन 4-5 बोले तो मतलब अ वेरी फ्यू नंबर। ठीक है, ड्रॉबैक्स मतलब अब देखते हैं हम लोग क्या डिसएडवांटेजेस हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। एक्सपेंसिव, यस, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट्स देनी पड़ेंगी, एक्सटर्नली जाने के लिए आपको प्रोफेशनल बॉडीज को अप्रोच करना पड़ेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करना पड़ेगा, तो कुछ तो आपसे चार्ज करते हैं ना। टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम वेट करना पड़ता है, जब तक कॉलेज से प्लेसमेंट का ऑफिसर नहीं आके अप्रोच करेगा, ठीक है, तब तक, या फिर रिकॉर्ड जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो मैं कुछ ही नहीं कर सकती। ठीक है, अफेक्ट मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनका जो मोटिवेशन है वो नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि सीनियर पोस्ट पे आपने किसी और को बाहर से बुलाकर लगा दिया आपने, लेकिन अपने खुद के एम्प्लॉयज को आप चांस नहीं दे रहे हो। सो इट अफेक्ट्स मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। क्योंकि आप क्या करते हो, सीनियर पोजीशन के लिए आप बाहर से लोगों को बुलाते हो कि अप्लाई कीजिए, और आप खुद के एम्प्लॉयज को तो आप चांस ही नहीं दे रहे हो। सो समथिंग लाइक मतलब खुद के घर वालों को चांस नहीं देके बाहर वालों को आपने चांस दिया, समथिंग लाइक दैट। सो इट अफेक्ट्स द मोटिवेशनल पार्ट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दे बिकम डीमोटिवेटेड। ठीक है, ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, यस, आप बाहर के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन देकर उनको एम्प्लॉय करते हो। ठीक है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिफिकेशन एंड द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग का खर्चा अलग है ना, और ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन करवाने के लिए भी तो एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है। सो आइडियली ये मेरा क्या है, एक एक्सपेंसिव मेथड है। ओके,
ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए एंड देन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज सिलेक्शन. मतलब अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे दैट वाज रिक्रूटमेंट. और अभी एक ही दिन में सब करवाऊंगी ना तो आपको थोड़ा मतलब ड्राई लगेगा. सो लेट मी जस्ट एंड हियर. ठीक है. Anyways, 2 minutes are there for this lecture, and then we will in the next lecture we will start with selection. Now we have completed first part of the chapter, that is recruitment. This will be the second part and this is very short. Selection. ठीक है. सिलेक्शन के और रिक्रूटमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है उसके 3-4 पॉइंट्स हैं. सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है. ये आईसीआईसीआई बैंक का ना ये प्रोसीजर है. ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो लोग किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने का, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्ट करने का. आई विल टेल यू, डोंट वरी. फिर उसके बाद ये प्रॉपर प्रोसीजर है पूरा स्टेप्स के साथ. ठीक है. ये पूरा डिटेल में उन्होंने बताया स्टेप्स के साथ, है ना. ठीक है. उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज. जब आप सिलेक्ट करते हो तो इंटरव्यूज के जरिए सिलेक्ट करते हो ना. तो ये इंटरव्यूज के टाइप्स हैं. ये मैं आपको बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था. जब हम सिलेक्ट करते हैं ना तो सिलेक्शन करने के लिए हम मेथड्स चूज करते हैं इंटरव्यू के, या ऑब्जर्वेशन करके, या किसी को Yes, चांस ma'am. दिया. तो सिलेक्शन तो हम कुछ तो पूछ पूछ के करेंगे ना. सिलेक्ट कैसे करूंगी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ कर, दैट इज थ्रू इंटरव्यू. ठीक है. द यूज ऑफ ग्रुप डिस्कशन इन सिलेक्शन. ग्रुप डिस्कशन एक टेक्निक होता है जिसको हम सिलेक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं. एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर. मतलब सिलेक्शन अभी हम जो भी पढ़ने वाले ना वो सिलेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. ओके. Okay, ma'am. या बट वी विल डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर. 3 लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं इसीलिए आई शिफ्टेड टू 2. एंड कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं जैसे हमारा टाइम टेबल है. और ये चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा कल. इज दैट ओके. शैल वी वाइंड अप फॉर द डे. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके ओके. टेक केयर एवरीबॉडी. बाय. Thank you, ma'am. Bye, Bye. ma'am. Thank you.